हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ विद EQ। सॉरी हम काफ़ी लेट हो गए ये वीडियो अपलोड करने में, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ पर्सनल रीज़न है और एक कोचिंग में इस्टेब्लिश हो रही है तो उसमें समय जा रहा है। देखिए, एक सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है पॉपुलेशन के दृष्टि से, तो उसको लिया था। सेकंड पे है आपका अफ्रीका, तो सेकंड में उसको लिया था। थर्ड पे है आपका यूरोप, तो आज ये यूरोप का लेक्चर है तो वो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रेड मार्क एरिया आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, इस मैप में हम लोग ये समझेंगे कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में क्या एक्सटेंट है। तो इसकी बात करते हैं लैटिट्यूड की, तो 75 डिग्री नॉर्थ। देखिए ये है 0 डिग्री। ठीक है, लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो जो ये बड़ी लाइन है इसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो 0 डिग्री इक्वेटर और 90 डिग्री ये बिल्कुल एबव साइड जो होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो इसके बीच में 75 डिग्री यहाँ कहीं होगा, है ना, इस रेंज में। तो यहाँ पर से ले करके कहाँ तक है 35 डिग्री ये जो लास्ट का पॉइंट है ये आपका लैटिट्यूड मतलब अक्षांशीय विस्तार हो गया लैटिट्यूड वाला। अब ये लॉन्गिट्यूड का देखिए तो इसमें क्या है 25 डिग्री पश्चिम, मतलब ये इस साइड यहाँ पे ये देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है ये है। तो इसका जो होगा आपका एड्रेस वो क्या है 25 डिग्री पश्चिमी देशांतर। और जब इधर देखेंगे तो ये पूर्वी 65 डिग्री पूर्वी, मतलब ये कहीं पे ये जो लास्ट होगा यहाँ से ये पॉइंट, इसका क्या एड्रेस आएगा 65 डिग्री पूर्वी अक्षांश। तो ये पूर्वी ये पश्चिमी कैसे ये हो रहा है एक्चुअली देखिए ये है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, महायामोत्तर रेखा है, तो महायामोत्तर रेखा के इधर जो है जब चलेंगे तो उसके जितने भी आपके होंगे डिग्रीज उनमें लगेगा पश्चिमी, और जब इधर चलेंगे तो उसमें लगेगा पूर्वी। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण जानने वाली बात ये है कि अगर आपसे कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरोप से जो है प्राइम मेरिडियन गुजरती है, तो बिल्कुल सही बात है। ये देखिए ये यूरोप कॉन्टिनेंट से जो प्रधान यामोत्तर रेखा है या महायामोत्तर रेखा है वो गुजरती है। और दूसरा महत्वपूर्ण लैटिट्यूड कौन सा है 66.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है ना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको हम लोग आर्कटिक वृत्त कहते हैं, वो भी यूरोप से गुजरता है। उसके बाद ये आप बात करते हैं कि टेम्परेट सिचुएशन क्या होंगी, मतलब वहाँ का वेजिटेशन कैसे होगा, पेड़ पौधे कैसे होंगे, टेम्परेचर कैसे होगा, वेदर कैसे होगा। तो उसके लिए आपको ये टेम्परेचर बेल्ट्स की जो है एक हम लोग बनाए हैं। जैसे हम जानते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश तक हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, तो उससे होता क्या है कि साल में किसी न किसी समय पे 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसका असर ये होता है कि ये रीजन जो है सबसे गर्म रीजन होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, चाहे हम उत्तर की ओर बढ़ें या फिर दक्षिण की ओर बढ़ें, टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ से जो है इस लाइन पे जो साल भर का औसत तापमान है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद ये घटता है 24 हो जाता है, फिर ये -7 हो जाता है, फिर यहाँ तक जाते जाते -23 डिग्री हो जाता है। सेम ऐसे नीचे देखिए, यहाँ पे तो 0 डिग्री इक्वेटर +26 है, फिर जैसे नीचे आएंगे तो कितना हो जा रहा है ये 22 डिग्री हो जा रहा है। और उससे नीचे जब आएंगे तो कितना हो जा रहा है -33 डिग्री हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक मैप है जिससे आपको ये पता चलता है कि अगर पृथ्वी पर कोई चीज़ इस स्थान पर है तो उसका टेम्परेचर इससे और इसके बीच में होगा, अगर इस स्थान पर है तो इससे और इसके बीच में होगा। तो हमने ये मैप आपको इसीलिए दिया कि आप इसमें देख सकें। जो यूरोप है वो एक्चुअली इस रेंज में आता है। ठीक है ना, ये इस रेंज में नहीं आता, ट्रॉपिकल रेंज में नहीं आता, ये टेम्परेट जोन में आता है। और कुछ हिस्सा, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं 9 डिग्री तक जो है वो पोलर जोन में आता है, और मोस्टली किस में रहेगा टेम्परेट जोन में है। ठीक है, तो टेम्परेट जोन का मतलब ये है कि जो भी वनस्पति वगैरह होंगी वो ये टेम्परेट जोन की एक अलग जैसे स्पेशल क्वालिटी होती है। अभी जब आगे बताएंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा सब। ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन आपको आता है तो यूरोप मतलब किस कटिबंध में पड़ता है या किस टेम्परेचर बेल्ट में पड़ता है, तो ये किस में पड़ेगा टेम्परेट जोन और पोलर जोन में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। इसमें जो है थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स है कि कैसे जो है क्या क्या इसकी स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। तो जैसे ये है सेकेंड
सेकेंड स्मॉलेस्ट मतलब ये है कि जैसे इसके बाद सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा, वो है अंटार्कटिका, ठीक है ना, अंटार्कटिका पड़ेगा। तो मतलब ये एरिया की वाइज बात हो रही है कि एरिया में सबसे बड़ा क्या है आपका, एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, उसके बाद अंटार्कटिका। तो ये जो 7 महाद्वीप हैं उसमें ये नीचे से मतलब सबसे जो छोटे हैं उसमें से सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसकी लैंग्वेज देख करके। और जो इसका पूरा ये लैंड एरिया कवर करता है वो है पूरी पृथ्वी की जो एरिया है उसका 1/15, ठीक है, 1/15 जो है वो कवर करता है, उतना एरिया इसके अंदर में है। फिर ये इसके जो बॉर्डर देखेंगे अगर हम, तो सबसे ऊपर जो है नॉर्थ की ओर कौन सा है, आर्कटिक ओशन है, और पश्चिम की ओर अटलांटिक ओशन, और उसके बाद आपका जो साउथ है, साउथ में आपके ये पड़ेगा मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, कुमा मैनेज डिप्रेशन और कैस्पियन सी। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए आपका, ठीक है, ये रहा यूरोप, इसके ऊपर कौन सा है, आर्कटिक ओशन, इधर कौन सा है, ये पश्चिम दिशा है ना, इधर है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन। फिर जैसे जब यहाँ जाएंगे ना तो ये है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, और इसमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, यहीं पर कैस्पियन सी है, ब्लैक सी है, अजोव सी है, तो इस रेंज में है। उसके बाद इधर से जब जाएंगे तो काकेशस माउंटेन है, थोड़ा आप समझ रहे हैं, वो काकेशस करके है माउंटेन, तो वो पड़ता है कजाकिस्तान के पास, ठीक है ना। और उसके ऊपर जाएंगे तो यूराल माउंटेन पड़ता है इस रेंज में, और यूराल रिवर भी पड़ता ही है। तो इस तरीके से ये घिरा हुआ है, तो वही इसकी जो है इसमें चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एरिया जब देखेंगे टोटल तो कितना है, 10.18 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर ये है। अब आपको अगर अंदाज़ा लगाना हो कि ये कितना है तो मैं आपको इसे बता देता हूँ, 3.287 है ना, ये 3.2 ऐसे समझ लीजिए आप, 3.287 जो है वो अपने इंडिया का जो है एरिया है, 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये लगभग उसका 3 टाइम्स है ना, ये लगभग 3 टाइम्स अपनी इंडिया का जो एरिया है, लैंड एरिया है, उसका 3 टाइम्स है। पॉपुलेशन की बात अगर करते हैं तो 74.64, तो इसमें तो ये हमारे मामले में बहुत ही कमज़ोर है ना। इतना तो अगर हम यूपी, बिहार और राजस्थान, महाराष्ट्र को मिला देंगे तो हो जाएगा। तो ये इसकी पॉपुलेशन है 2018 के अकॉर्डिंग। और इसमें देशों की कुल संख्या कितनी है, 50, इतनी इसमें कंट्रीज़ हैं। फिर अब देखते हैं, हमने एक इसमें एशियन बाउंड्री करके दे दिया। होता क्या है, कभी कभी क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि यूरोप और एशिया को कौन कौन सी संरचनाएं हैं जो अलग करती हैं। देखिए ऐसा है, एक्चुअली ये देखिए इधर का पोर्शन जो है इस साइड का, यूराल माउंटेन्स के इधर का, ये एशिया है, इसके इस तरफ यूरोप है। तो ये आपको दिख रहा होगा लैंड एरिया जुड़ा है, बीच में कोई समुद्र नहीं है, तो ये लैंड से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जब कभी स्टडी करते हैं तो यूरेशिया की स्टडी करते हैं, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सी चीज़ें हैं, कैसे हम जानेंगे, क्योंकि अब दोनों जो है जब लैंड एरिया है तो कैसे जानेंगे कि किधर यूरोप है और किधर एशिया है। तो उसके लिए कुछ डिस्टिंक्ट संरचनाएँ हैं, उसकी एक डिफिनेशन है। तो सबसे पहले जो है आप देखिए, ये है यूराल माउंटेन्स, है ना। यूराल माउंटेन्स से नीचे आएंगे तो ये आपको छोटा सा क्या दिख रहा है, कैस्पियन सी। इधर से आएंगे तो क्या दिख रहा है, ये कॉकेसस माउंटेन्स है ये, ठीक है। और उसके बाद आएंगे तो ये ब्लैक सी। तो ये चीज़ें जो है, फिर ये आएंगे एशिया माइनर, ठीक है, या इसको बॉस्फोरस स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये रेंज है जो टर्की आप देख रहे हैं, ये टर्की है। टर्की का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो एशिया में है। और ये देखिए एरो लगा हुआ है, जो एरो लगा हुआ है ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये ग्रीन कलर में, ये यूरोपियन टर्की है। बाकी यहाँ भी टर्की लिखा हुआ है। तो ये पूरा जो रेंज आपको दिख रहा है ना, ये क्रीम कलर में जो पूरा रीजन है ये टर्की है। तो टर्की दोनों में पड़ता है, इसका कुछ पोर्शन यूरोप में थोड़ा सा पड़ता है, बाकी मोस्ट ऑफ द रीजन एशिया में है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें दिया गया है। और ये आपका अगॉन सी है, तो ये आपका यहाँ पे पड़ता है कहीं, ठीक है ना, ये छोटा सा इस रेंज में आपका अगॉन सी पड़ता है, यहाँ पे अजॉब सी पड़ता है। तो इस तरीके से ये पूरी संरचना है जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती है।
फिर हमने एक पॉलिटिकल आपको दे दिया है। अभी देखिए हम आपको कैपिटल और कंट्रीज़ का अलग वीडियो देंगे। इसमें बस आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, पूरे कंटिनेंट को होलिस्टिक अप्रोच लेनी है कि क्या क्या है, ठीक है। बाकी डिटेल स्टडी बिल्कुल कराऊंगा। जहाँ भी आपको जो भी चीज़ की डिटेल की ज़रूरत है आप कमेंट करिए, आपको उसके लिए वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें आप देखिए ये रीजन, इस रीजन को नॉर्वे, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये डेनमार्क, ठीक है। हम ऐसा आपको बताते हैं ना कि आप एक सीक्वेंस में याद रखिए। जैसे दो दो कंट्रीज़ को माइंड मैप करिए आप, इससे क्या होगा आपको थोड़ा सा याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्ड मैप एक ऐसी चीज़ है ना कि एक बार मैं भी आपसे कह भी दूं कि आप नहीं भूलेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या हमारा ही वीडियो आप 2-3 बार देखिए, जैसे एक बार आज देखिए, एक बार इसको कल देख लीजिए, फिर एक बार 1 हफ्ते बाद देख लीजिए और फिर 1 महीने बाद देख लीजिए। ये चीज़ें फिर दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी। तो हम आपको 2-2 कंट्री एक साथ जो है मर्ज करके पढ़ाएंगे ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, और उसके बाद फिर पूरा एक साथ बता देंगे। तो आप पहले देखिए, आप इसको देख लीजिए, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं सबसे किनारे पे। तो ये नीचे देखिए अफ्रीका है, जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये अफ्रीका है। इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग कॉन्टिनेंट है, इसके लिए अलग से वीडियो बना, उसको आप देखना चाहें देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये आपका जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, इसी को मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। देखिए स्टेट क्या कहते हैं, जब दो भूभाग जो है वो अलग हो रहे होते हैं और दो जलीय संरचनाएं मिल रही होती हैं, तो उस जगह पे क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो इसको स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। तो चलिए अब हम कंट्रीज़ देखते हैं। तो पहला सेट कंट्रीज़ का मैं बता रहा हूँ कि 2-2, तो उसमें पहला सेट है पुर्तगाल और स्पेन। पुर्तगाल को तो कभी नहीं भूल सकते आप, वास्को डी गामा का देश, यहीं से वो निकल करके इंडिया आया था, ठीक है। तो स्पेन और पुर्तगाल। उसके बाद दूसरा सेट कौन सा याद करेंगे, फ्रांस और जर्मनी, ये पूरा रीजन। इधर फिर देखेंगे आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, या जो हम लोग कहते हैं इसको यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद जब देखेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, ये आपका है नॉर्वे और स्वीडन। उसके बाद आइए नीचे रोमानिया, बुल्गारिया। इधर जॉर्जिया और टर्की याद रखिएगा, ये एशिया में भी बोला जाएगा और यूरोप में भी बोला जाएगा, ठीक है। जॉर्जिया और टर्की। फिर इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इसको एक साथ देखिए, अगर आप बोलेंगे इसको बार बार, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एक जैसे आपका राइम बन रही है, तो इसको एक साथ आप याद कर सकते हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर यूक्रेन, रोमानिया, ठीक है। इस तरीके से जो मेन कंट्रीज़ हैं ये मैंने आपको बता दिया सेट में। कौन कौन सा था, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, स्वीडन, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, रोमानिया और जॉर्जिया, टर्की, ठीक है। ये सेट में हो गई। अब बाकी की कंट्रीज़ को हम देख लेते हैं। इसको आप ऐसे एक माइंड मैप करिएगा कि मन में ही इसको किसी कंट्री के साथ टैग कर दीजिए। जैसे आपने मेन कंट्रीज आपने याद कर ली, फिर आप ये याद कर लीजिए ना कि ये जो मेन कंट्रीज़ हैं इनसे लगी हुई कौन सी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम ऐसे करते हैं कि जर्मनी को पकड़िए। अब जर्मनी को जब हम लेते हैं तो इसके साथ साथ हम पहले हम लोग यहाँ फ्रांस को लेते हैं। तो फ्रांस से लगा हुआ आपको मिल जाएगा स्विट्ज़रलैंड, ये जो रीजन है थोड़ा डार्क में है, स्विट्ज़रलैंड है। इसके ऊपर ही आइए, बिल्कुल बहुत ही छोटा सा है ना, ये है लग्जमबर्ग, LUX लिखा हुआ है, ठीक है। इसका पूरा नाम है लग्जमबर्ग, और उसके ऊपर बेल्जियम। तो 3 कंट्रीज आप मन में ही टैग कर दीजिए, किसके साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है। फिर पकड़िए जर्मनी को आप। अब जर्मनी से लगा हुआ कौन सा मिल जाएगा आपको, नीदरलैंड और डेनमार्क।
या डेनमार्क का भी छोड़िए आप, डेनमार्क को हम लोग इसके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के साथ लेंगे क्योंकि बार बार इसकी चर्चा साथ में ही आएगी, है ना। तो आप जर्मनी के साथ ले लीजिए, नीदरलैंड्स को और चेक रिपब्लिक को, ऑस्ट्रेलिया, है ना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है, चेक रिपब्लिक है और पोलैंड है। इन तीनों को आप ले लीजिए जर्मनी के साथ और नीदरलैंड को भी, ठीक है। फिर आइए आप इधर, हम लोगों ने यूक्रेन और रोमानिया पढ़ा था। यूक्रेन से आप ले लीजिए बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया। फिर से एक बार देखिए, बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया, इसको हमने यूक्रेन के साथ ले लिया। नीचे आइए रोमानिया, रोमानिया के साथ ले लीजिए मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया। फिर से एक बार, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने टर्की देखा था, टर्की के साथ ही आप कुछ अटैच कर लीजिए साइप्रस, ग्रीस, साइप्रस, ग्रीस और इधर जॉर्जिया, है ना, ठीक है। ये आपको बड़ी सी कंट्री रसिया तो दिख ही रही है, ये रसिया भी जो है यूरोप और एशिया दोनों में है, तो ये रसिया का यूरोप वाला पोर्शन है, ठीक है ना, बाकी बड़ी कंट्री है वो, ठीक है। फिर अब देखिए कौन कौन से छूट रहे हैं, तो छूटने में अब आपका देखिए अल्बानिया, अल्बानिया छूट रहा है, छोटा सा है ये, और ये ग्रीन वाला पोर्शन मैसिडोनिया, कोसोवो, मॉन्टेनिग्रो, बोस्निया, क्रोएशिया, है ना, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। ये आपको इन कंट्रीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इसको 3-4 बार रिवीजन की ज़रूरत है। इसके साथ ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन उसका जब स्पेसिफिक वीडियो बनेगा, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये पोर्शन इटली, इटली देखिए टी जैसा बना हुआ है, भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, इटली का अपना पेनिनसुला है, तो ये है आपका इटली। छोटा सा एक यहीं पे द्वीपीय देश है माल्टा, है ना, माल्टा। इस तरीके से ये आपका हो गया। एक बार फिर से पूरा हम देख लेते हैं होलिस्टिक, पुर्तगाल, स्पेन, एंडोरा, ये जो डॉट है ना, बस बहुत छोटी सी कंट्री है एंडोरा, ठीक है। फिर फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, बोस्निया, मॉन्टेनिग्रो, कोसोवो, मैसिडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, साइप्रस, टर्की, जॉर्जिया, रसिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया। ऊपर आएंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड। ये आपकी कंट्रीज हो गई। देखिए सारी कंट्रीज इसमें नहीं है, ये मुख्य कंट्रीज हैं। अभी डिटेल्ड जब मैप होगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाइए, उसके बाद आगे फिर जो भी रहेगा उसी में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए इसमें अब आप देखिए एक्चुअली क्या है, यूरोप में कई सारे रीजन हैं जो वहाँ की जो स्पेशल कभी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रही हो, कोई बहुत पुराना जो है वहाँ पे साम्राज्य रहा हो, या कोई वहाँ पे पर्वत की श्रृंखला हो, या फिर यहाँ की कोई जो है और ऐसी कोई खूबी, तो उसके वजह से इसमें 4-5 रीजन है, तो मैंने उसको स्पेशली पढ़ा दिया, क्योंकि ज़रूरत आपको जब पढ़े तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि हमने यूरोप पढ़ लिया और वो सब चीज़ें छूट गई। तो ये बाल्टिक कंट्रीज़ एक्चुअली क्या है ना, इस रीजन में बाल्टिक सी है, ठीक है। तो बाल्टिक सी से जो लगती हुई ये 3 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो इन 3 कंट्रीज़ को जो है हम लोग बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। तो कौन सी है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। तो कहीं अगर आपको ये चीज़ आए कि ये कहाँ है, बाल्टिक कंट्रीज़ क्या होती हैं, तो आपके माइंड में मैप तुरंत बन जाना चाहिए कि इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया क्या हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्वालिटी ये है कि जब ये आपका USSR, ठीक है, सोवियत रूस जो है, जब वो विभाजित हुआ तो उनमें से ये कंट्रीज स्वतंत्र हुई। उसके पहले ये सब USSR के या सोवियत रूस के अभिन्न अंग थे, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ एक और इसकी क्वालिटी ये है कि ये नाटो के और यूरोपियन यूनियन के, ठीक है, नाटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। नेक्स्ट देखिए बाल्कन कंट्रीज।
बाल्कन कंट्रीज हम लोग इसके लिए इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ पर बाल्कन, ये देखिए लिखा है ना, ये बाल्कन माउंटेन है और ये जो है साउदर्न यूरोप का जो पूरा पोर्शन है, इसी वजह से जिस जिस कंट्री में वो रेंजेस हैं बाल्कन माउंटेन्स की, उसकी वजह से इसको नाम दे दिया गया है। तो इसमें ये आपके जो देश हैं आपको दिख रहे हैं, पूरा इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कंट्रीज़ को। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हेर्जेगोविना, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, अल्बानिया, ग्रीस, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ कौन सी हैं? बाल्कन कंट्रीज़ हैं। तो ये बाल्कन पेनिनसुला भी इसको बोलते हैं, बाल्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला मीन्स होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप वो चीज़ होती है जिसके जो तीन तरफ से, एक तरफ से स्थल रुद्ध है और तीन तरफ से ये जलीय संरचनाओं से घिरा हुआ है। ये आपका कौन सा है? एड्रियाटिक सी। ठीक है, उससे नीचे आएंगे तो आयनियन सी। ठीक है, आयनियन सी है। उसके बाद ये एगियन सी और ये ब्लैक सी। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कम ठीक है, आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। मे बी आप अपने लैंग्वेज में कुछ इसको और कहें। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये सब बाल्कन कंट्रीज़ हैं। तो अगर बाल्कन कंट्रीज़ के वर्ड का नाम आएगा तो आई होप आपको जो है ये सारी कंट्रीज याद रहेंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अल्बानिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, मतलब ये एक ही कंट्री है। बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवो, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, रोमानिया, सर्बिया एंड स्लोवेनिया, ये पूरा जो है आपका बाल्कन कंट्रीज़ का रीजन है। फिर आएंगे नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ ये आपकी 5 कंट्री हैं जो कि इसमें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आइसलैंड है, फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, बार मैं फिनलैंड को डेनमार्क कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये है आपका ये आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। एक्चुअली मेरे दिमाग से बार बार ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो कई बार इसका जिक्र होता है, तो ये हमेशा ये तीनों कंट्रीज का नाम साथ में लिया जाता है। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तो वो थोड़ा सा टंग सेट हो गई उसके लिए, तो माफ़ी चाहूँगा। तो ये आपका नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। जब इन 3 कंट्रीज़ की केवल बात करेंगे तो ये सब कैसी कंट्रीज़ हैं? स्कैंडिनेवियन। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ 2 और जोड़ देंगे, फिनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, इन दोनों के नाम में लैंड लगा हुआ है। ठीक है, आइसलैंड और फिनलैंड, जब ये दोनों ऐड हो जाते हैं तब ये पूरा रीजन क्या हो जाता है? नॉर्डिक कंट्रीज़ का। ठीक है ना, फिर उसको नॉर्डिक कंट्रीज नाम दे देते हैं। अब इसके बाद जो इसमें मुख्य भाग हैं, जैसे अभी एशिया के लिए मैंने बताया था कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी 2 मुख्य संरचनाएं हैं जो एशिया और यूरोप को अलग करती हैं। तो उसमें से एक कैस्पियन सी है जो कि विश्व की सबसे बड़ी झील भी है एरिया वाइज। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है कभी कभी वर्ल्ड जियोग्राफी का कि कौन कौन से जो है देश इसके बॉर्डर शेयर करते हैं इसके साथ। तो ये देखिए, इस हिसाब से आपको दिख रहा होगा, कजाकिस्तान है। ठीक है, ये है कैस्पियन सी। ठीक है जी, पूरा ब्लू में दिख रहा है कैस्पियन सी, कजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ से देखिए ये पूरा रेंज क्या है? कजाकिस्तान का। ठीक है, फिर ये है रसिया, ये पूरा आपका यहाँ से ये बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक क्या है? रसिया। उसके नीचे आएंगे तो अजरबैजान। ठीक है, ये रीजन है अजरबैजान का। नीचे इधर ईरान और ये तुर्कमेनिस्तान, ये इस रीजन से ले करके इस रीजन तक। ठीक है, तो ये पूरे जो है 5 कंट्रीज़ का रीजन है जो कि कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, माइंड मैप बना लीजिएगा। सबसे ऊपर कजाकिस्तान, फिर रसिया, फिर अजरबैजान, फिर आपका ईरान और तुर्कमेनिस्तान। यही पूरा रीजन है जो कि बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी के साथ। अब इनफ्लो सोर्स मतलब कौन कौन सी नदियां हैं जो आके इसमें मिलती हैं। तो देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे पूछा नहीं जाना है आपसे, लेकिन एक जनरली मैं इसलिए कि कभी वोल्गा रिवर का नाम आ गया तो आपको ये पता चल जाएगी यूरोप में, इसलिए हमने इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो वोल्गा रिवर, यूराल रिवर, मैटकावरी रिवर और टेरेक रिवर, ये सब क्या करती हैं? अपना जल इसमें गिराती हैं। ये आपकी वोल्गा रिवर से आ रही हैं, ऐसे बाकी भी रिवर्स हैं इसमें नहीं शो हो रही हैं, तो वो सब अपना जल इसमें गिराती हैं।
आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड इसमें हैं, तो वो सब हैं, देख लीजिए आप, टुडेली, अराल्डायरी और त्यूलेनी आइलैंड, ठीक है, वर्खनी, ओसेरेडोक आइलैंड और कुछ और भी हैं छोटे छोटे, तो इसे मोर करके लिख दिया गया। अब इसका प्रोनाउंसिएशन पे बहुत मत जाइएगा, जो मुझे समझ में आया मैंने पढ़ दिया, आप अपना देख लीजिएगा क्या है इसका। सिटी कौन कौन सी हैं जो इसके किनारे पे पड़ती हैं, तो बाकू जो कि अजरबैजान की राजधानी है, ठीक है, अक्टऊ और मखाचकला सिटी है, राष्ट्र, बाबुलसर और नुमाइशर और तुर्कमेने-बशी, ये सारी सिटीज़ हैं जो इसके रीजन में आती हैं कैस्पियन सी के पास, ठीक है, सॉरी ये कैस्पियन सी था। अब ये है ब्लैक सी, ये लिखा है एक्चुअली, स्लाइड कॉपी हो गई है, ये कैस्पियन सी नहीं, ये ब्लैक सी है, ठीक है, इसको ब्लैक सी समझिएगा। तो इसको मैं यहाँ पे ब्लैक सी भी कर देता हूँ, ये इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक सी करके हो जाएगा, ठीक है, ब्लैक सी। राइटिंग देखिए और ये कितनी अच्छी है, ये ब्लैक सी हो गया। तो ब्लैक सी में क्या है आपका, इसमें भी वही कंडीशन है कि जैसे अभी हमने उसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी कंट्रीज शेयर करती हैं, तो हमने कहा एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाए। टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, ठीक है, रसिया यूक्रेन साथ साथ ही रहे, अभी इस समय विश्व युद्ध भी चल रहा है, तो ये सिचुएशन है इसकी। ये देखिए ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये एक आइलैंड पड़ता है क्रीमिया करके, जिस पे कब्जा है इसका रशिया का, इसीलिए इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। फिलहाल हमको उससे नहीं मतलब है। तो आप देखिए कौन कौन सी कंट्री शेयर कर रही हैं, टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन और रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की, ये सब क्या है, ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की, यूक्रेन, ये 6 कंट्रीज जो हैं वो शेयर कर रही हैं। और इस तरीके से अगर क्वेश्चन कभी आता है तो आई होप आपको याद रहेगा, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रसिया, टर्की और यूक्रेन। ये हमने आपको यूरोप के नेचुरल वेजिटेशन का हल्का सा दे दिया है कि किस रीजन में क्या है। ये पूरा पेनिनसुला है यूरोपियन, कहाँ किस टाइप के जो है आपके बने, जैसे टुंड्रा मीन्स ये आपका, ठीक है। तो इस तरह से संरचना इस जो पूरा येलो रीजन है इसमें ऐसे है। फिर बोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं, शंकुधारी वन, ये रहा आपका इस टाइप से, ठीक है। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये रहा आपका टेम्परेट फॉरेस्ट है। और ये आपका स्टेपीज है सब, ये सारी जो है स्टेपीज आपको दिख रही होंगी। तो स्टेपीज ये इस टाइप से स्टेपीज का रीजन होता है, मतलब घास प्रदेश बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा रीजन है। टेम्परेट फॉरेस्ट ये आपने देख ही लिया। वुडलैंड करके है, ये देखिए वुडलैंड आपका ये यहाँ पे बोरियल वुडलैंड करके है। तो ये छोटा सा रीजन है, उसकी जो मतलब वेजिटेशन है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे आपको ये फिगर में थोड़ा सा दिख रहा है। हमने एक समझाने की कोशिश की है, इसके लिए सब डिटेल्ड वीडियो की ज़रूरत आई होप अभी आपको नहीं है। अगर होती है तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम में इतना डीपली आपको फिलहाल वर्ल्ड ज्योग्राफी में जाने की ज़रूरत है। ये हमारा एक प्रयास है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी आप जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, ताकि कभी जैसे कुछ आपको रिलेट करना हो तो आपको रिलेट करने में आसानी हो कि यूरोप और इंडिया में कैसे क्या है, ठीक है। फिर यूरोप से एकदम महत्वपूर्ण चीज़ है उसके यूरोप के बारे में, यूरोपियन यूनियन न्यूज़ में अक्सर रहती है, ठीक है। ये यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है उसकी एक इमेज है, ये इनका सिंबल है जिसमें ये छोटे छोटे स्टार से राउंड सर्कल में लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी 27 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन, सॉरी माफ़ करिएगा, हाँ 27 कंट्रीज हैं। एक्चुअली नाटो और यूरोपियन यूनियन में कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो ये 27 कंट्रीज़ हैं, तो आपको दिख रही है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन एंड स्वीडन। ये सारे क्या हैं, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अच्छा, यूरोपियन यूनियन क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, देखिए एक्चुअली क्या है कि वही बात है कि जनरल टर्म यूज़ होता है इसके बारे में। यूरोपियन यूनियन जो है वो इन 27 देशों को एक सूत्र में पिरोता है कि जैसे अगर आपको एक पासपोर्ट सिर्फ इशू होगा यूरोपियन यूनियन के लिए, आप इन 27 कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया का पासपोर्ट लेके आए हैं तो आप नेपाल, भूटान और श्रीलंका नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये सब सोवरेन कंट्रीज़ हैं और इनकी सबकी अलग जो है पॉलिसी है, ये अलग अलग जो है वीज़ा
इशू करती हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन की कंडीशन अलग है। ये लोग अपने आप को पूरी सारी कंट्रीज मिल करके अपने आप को एक सिंगल कंट्री की तरह शो करती हैं बाहर से, और ये अपने आप को सिंगल मार्केट की तरह भी शो करती हैं, जिसमें आपका फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड सर्विस एंड पीपुल, ठीक है ना। इसमें इनका सबका जो है आदान प्रदान। इसीलिए देखिए इन लोगों की सोच, इन लोगों ने अपना पूरा एक यूनियन बना रखा है, और अभी आप पढ़ेंगे भी जैसे नाटो करके, तो उसमें ये लोग अब हर कंट्री जो है छोटी छोटी कंट्रीज हैं, तो वो लोग सेना वगैरह के लिए नहीं परेशान है। ये अपना लिमिटेड आर्मी वगैरह रखती हैं, और जब कभी ज़रूरत होती है तो ये उस सिचुएशन में एक हो जाते हैं और सारे देशों की सेनाएं मिल करके उसका सामना करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनके रिच होने के पीछे ये सब भी इनकी सोच है, इनकी एकता है। तो यूरोपियन यूनियन आप आई होप समझ गए होंगे। फिर मैं लगे हाथ आपको नाटो भी बता देता हूँ। तो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके कुल मेंबर कितने हैं? 30। तो मोस्ट ऑफ द जो यूरोपियन इधर के जो 27 कंट्रीज हैं वो इसके भी मेंबर्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी 2-3 देश एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाते हैं। तो इसमें अगर आपको एक नज़र आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो इनका वही मैंने आपसे जैसे बताया कि ये सारी कंट्रीज़ का एक ये आर्म फोर्सेस को लेकर के अलायंस है कि अगर इनमें से किसी कंट्री पर कोई कंट्री हमला करती है तो ये सारी कंट्रीज ये मानती है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, और सारी की सारी कंट्री उसके हेल्प में आ जाती हैं। और इस तरीके से जो है कुल मिला के आप ये समझिए कि कोई भी कंट्री इस पर अटैक करेगी ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस पर कितना बड़ा रिस्क है, और एक साथ इतने देशों का और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था का सामना करना आसान नहीं होता, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसे हिस्ट्री का मोड़ दे दिया, क्योंकि अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपको ले आऊँगा तो उसमें ये सब स्टार्टिंग के टाइम का है, मैं इसको ज़रूर बताऊँगा। तो रोमन एम्पायर भी जो है वो यूरोप से जुड़ा है, बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। और ये जो पूरा आपका रेड में जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। बहुत लंबा मीन्स बहुत ही लंबा, मतलब आप समझिए कि जो ग्रीक गॉड्स हैं और वहाँ की पूरी जो हिस्ट्री है बहुत प्राउड फील करते हैं जो यूरोपियंस इसके बारे में, ठीक है। तो रोमन एम्पायर ये आप